नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी बड़ी बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के 14 दलों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक के लिए तय नहीं है कोई भी एजेंडा। फिलहाल अभी तक कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन इस बैठक को कई महीनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तो 370 जब से निष्प्रभावी किया है तब से कोई बातचीत ही नहीं हुई है इस मसले पर जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ, लेकिन आज 3 बजे जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे और आज बातचीत की जाएगी। लेकिन एजेंडा क्या है इस बैठक का, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। तो 3 बजे के बाद ही तस्वीरें और भी ज्यादा साफ होंगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। तो बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होंगे ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर ताराचंद पीडीपी से, महबूबा मुफ्ती बैठक में शामिल होंगी। बीजेपी के निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता और रविंद्र रैना बैठक में शामिल होंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन, पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, सीपीआईएम के एमवाई तारिगामी, जेके अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर वो कौन से नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सरकार की तरफ से इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शामिल होंगे ही, लेकिन उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सरकार की तरफ से कौन कौन है जो इस बैठक में शामिल हो रहा है उसको लेकर हमने आपको जानकारी दी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के कौन से वो बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं वो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी मिल रही है जम्मू कश्मीर पर इस महा बैठक को लेकर? कब ये बैठक शुरू होगी और अभी तक कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो मीटिंग एरिया में पहुंच चुके हैं? ब्रजेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बड़ी बात यह है कि चूंकि बैठक 3 बजे शुरू होनी है, ऐसे में 2:45 बजे तक सारे होने में अभी लगभग 1 घंटे का वक्त है। ऐसे में जो है अभी तो कोई पीएम हाउस की तरफ नहीं गया है, लेकिन चूंकि बैठक से लगभग आधे कोई पीएम हाउस की तरफ नहीं गया है, लेकिन चूंकि बैठक से लगभग आधे घंटे पहले 2:30 बजे तक सारे नेता बैठक के लिए निकलेंगे। और ये बैठक इस महीने में बेहद अहम है कि लगभग 707 दिन बाद ये डायलॉग कन्वर्सेशन हो रहा है, ये डायलॉग डिलीवरी होने की शुरुआत हो रही है। एक टेबल पर वो तमाम लोग बैठेंगे। जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 लोग बैठेंगे और इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो लंबे समय तक 370 खत्म होने के बाद नजरबंद रहे। लंबे समय तक उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ा, नजरबंदगी झेलनी पड़ी। महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद बाहर आई, तो उमर अब्दुल्ला लगभग 8.5 महीने बाद बाहर आए। ऐसे लगभग 6 महीने फारूक अब्दुल्ला को रहना पड़ा, सज्जाद लोन को जो है 1 साल तक रहना पड़ा। तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक नजरबंदी झेली है और आज उनको वार्ता की टेबल पर बुलाया गया है। आज उनके साथ बातचीत की जाएगी। जमहूरियत बहाली को लेकर के बात होगी, नए कश्मीर को लेकर के बात होगी, नए तरीके से कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के जितने भी ये बड़े नेता हैं, आज तक उनके मन में यही चीज खटक रही थी कि कभी भी 370 पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई, निष्प्रभावी किया गया 370 को, लेकिन अभी तक उस पर बात नहीं किया पीएम मोदी ने। तो आज ये इनका सुनहरा मौका है, जो भी अपने मन के अंदर जो डाउट्स हैं उनके अंदर 370 को लेकर वो आज वो क्लियर कर सकते हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अब उसके लिए कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं बची नहीं है। महबूबा मुफ्ती भले ही बैठक से पहले आकर के 370 और 35A को दोबारा रिस्टोर करने का बयान देती हों, लेकिन उन्हें भी अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ अमित शाह बैठे हुए हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, जो संभवतः अपने फैसलों को जल्दी बदलते नहीं हैं। और यही वजह है कि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अब 370 के स्टेटस में तो कोई तब्दीली नहीं आनी है। अब आपको अगर आगे जाना है तो आगे आपको जाने के लिए, जमहूरियत बहाली के लिए, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए आपको आगे की तरफ देखना होगा। फारूक अब्दुल्ला का बयान इस महीने में बेहद अहम है कि हम अपने देश के लिए आए हैं, अपने देश के पीएम से बातचीत करने के लिए आए हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने कश्मीर की समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। तो अगर आप इस स्टेटस के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ, अगर इस अप्रोच के साथ आप वार्ता के टेबल पर बैठेंगे तो मुझे लगता है नतीजे निकलेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से आने से पहले कहती हैं कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, तो अगर आप इस अप्रोच के साथ डायलॉग करने जाएंगे तो कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अब हिंदुस्तान एक नया कश्मीर देख रहा है। 2 साल से ज्यादा का वक्त होता जा रहा है। इन 2 साल से ज्यादा के वक्त में जो है हर एक चीज बदली है। कश्मीर के अंदर काफी हद तक अमन चैन हुआ है, काफी हद तक जो है वहां पर मिलिटेंसी पर लगाम लगी है, बेहतर तरीके से केंद्र की योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही हैं। हाँ। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि इस नए कश्मीर को, इस जमहूरियत को बहाल करने की जिम्मेदारी वहां के सभी सियासी दलों की है। ऐसे में वो केंद्र के साथ इस पर बातचीत करें कि कैसे जमहूरियत बहाल हो, कैसे। ठीक है ब्रजेश, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत बड़े नेता शामिल होंगे बैठक के लिए। कोई एजेंडा फिलहाल तय नहीं है, लेकिन 3 बजे ये मीटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी बड़ी बैठक करेंगे। 8 दलों के 14 नेता जम्मू कश्मीर के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मुजफ्फरनगर से धर्म परिवर्तन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने 2 युवतियों को अपना शिकार बनाया है। युवक पर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के लोग पुलिस संग आरोपी के घर पहुंचे। घर से पुलिस को मिली एक युवती अंजलि उर्फ अंजुम। आरोपी वसीम के खिलाफ युवती को भगाने का मुकदमा दर्ज है। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की अब मांग की है। सभासद अनीता कुमारी ने थाने में लिखित शिकायत पत्र दिया है। आरोपी वसीम अंजलि उर्फ अंजुम का आधार कार्ड बनवाने जा रहा था। तो चौंकाने वाला मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन पर मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाला मामला। रोकते रहे, वसीम नहीं माना। आरोपी का भाई कह रहा है उसने खुद का भी धर्म परिवर्तन करा लिया और अब बाकियों से भी यही कह रहा है। ये है जो मेरा छोटा भाई है वसीम, वो कुछ टाइम पहले एक लड़की है अंजलि नाम की, उसको लेकर आ गया था। इनकी कुछ, मुझे इस बात का कभी भी मतलब ये नहीं पता लगा कि ऐसा कुछ था। तो इसके भाई की कॉल आई मेरे पे, जो लड़की अंजलि है, उन्होंने मेरे से बोला कि क्या आपके भाई का नाम मोनू है? मैंने कहा हाँ जी मेरे भाई का नाम मोनू है। कह लगे आपका भाई मेरी बहन लेकर चला गया है यहाँ से। मैंने कहा जी वो तो जम्मू बता कर गया है यहाँ से। कह रहे नहीं उसका नंबर नहीं मिल रहा है और आप उससे बात करो। फिर मैंने उसके नंबर पर बात करी तो उसका नंबर चालू था। उसने कहा कि नहीं मैं जम्मू से वापस आ रहा हूँ, मैं जम्मू नहीं गया था, जो कि वो झूठ बोल रहा था मेरे से। हाँ जी, ये मोमडन लड़का है, मोनू नाम रखा हुआ है अपना, और ये झांसी साइड से अंजलि नाम की लड़की को भगा के लाया है। उसी मैटर में हमें पता चला कि ऐसे ऐसे भाई मोमडन के यहाँ हिंदू लड़की आई है। जैसे ही हमें पता चला तो हम अपनी बहनों को लेकर पहुँचे घर और लड़की से बात की। किस तरह की कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए? किस तरह की जो करते हैं, जिस तरह हो रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? हाँ जी, लव जिहाद का मैटर है। ये लड़की हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। हिंदू लड़की है, लड़की हमें ही मिलनी चाहिए। और ये तीसरी लड़की भगा के ले गया, पहले से एक पूरे से भगा के ले गया, और ये लड़का क्रिमिनल है। देखिए, आज हमें सूचना मिली थी कि एक हमारी हिंदू बेटी को एक जिहादी, एक विधर्मी अपने लव जिहाद में फंसाकर और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर और उसे अवैध रूप से अपने यहाँ खतुल्ली में रखे हुए हैं। जैसे ही हिंदू जागरण मंच की टीम को ये खबर लगी तो हमारी टीम तुरंत सक्रिय हुई और हमारी थाना इंचार्ज से बात हुई। उन्होंने तुरंत उस लड़की को
उस मोनू नाम बनाकर, जो अपना नाम बदलकर वसीम से मोनू नाम बताकर जिसने लड़की को बहकाया फुसलाया है, उसके घर से लड़की को बरामद किया है और उसका मोनू उर्फ वसीम का जो भाई है वो भी अरेस्ट हुआ है। देखिए, सचिन जौहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, अब एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो कि तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कैसे एक युवक दो युवतियों को शिकार बना लिया, धर्म परिवर्तन कर दिया, लेकिन अब इस पूरे मामले में केस क्योंकि दर्ज कर लिया गया है तो यही सेटिस्फैक्शन है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आपको बता दूं, खतौली थाने पर कल हिंदू जागरण मंच के काफ़ी लोगों ने बड़ा हंगामा किया था और हंगामे के बाद सामने बात जो आई थी कि दो लड़कियां जो नाम बदलकर यहाँ पर रह रही हैं और लव जिहाद के मामले में फंसी हैं, उन्हीं को पुलिस ने फिर बरामद कराया और इस मामले में आज हमीरपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची है खतौली थाने में और उन दोनों लड़कियों को जो हमीरपुर से लापता थी और उन्हें आज अपने साथ लेकर रवाना हुई है और इस मामले में पुलिस अग्रिम जो कार्रवाई है वो कर रही है। और एक वसीम जो मोनू नाम का अपना नाम बदलकर लड़कियों को फंसाता था, वो पहले भी इस तरह के कई मामलों में जेल भी जा चुका है और अब भी इसी तरह के काम में लगा हुआ है और अब उसकी धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। लेकिन इन सबके बीच अभी ताजा जानकारी क्या मिल रही है, क्या कुछ कहना है युवक के परिवार वालों का? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले उन्हें सुन रहे थे जिसमें ये कहना था भाई के, वसीम के भाई का, कि कई बार समझाया गया है, रोका गया है, लेकिन वो नहीं माना। जी बिल्कुल, युवक के जो भाई हैं रिजवान, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने वसीम को कई बार समझाया भी है और इस तरह के काम करने से रोका भी है, लेकिन वसीम मानता नहीं है और इसको लेकर परिवार ने उसे बेदखल भी कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद उसके ये कारनामे जारी हैं और अब पूरी तरह से परिवार कन्नी काट रहा है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, जो कर रहा है वो भरेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सचिन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मांतरण पर महंत नरसिम्हानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे और आज की संगोष्ठी के क्या मुख्य उद्देश्य थे? महाराज जी बताएं। देखिए, धर्मांतरण को ये आज का विषय नहीं है। धर्मांतरण 1400 साल से हो रहा है। जब से इस्लाम धरती पर आया है तब से वो लोगों को धोखा देके, लोगों को मार के, लोगों की हत्या करके लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो ये कोई नई काम नहीं है। उन्होंने बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण करवा दिया है। अब हिंदू समाज के जगने का समय आ गया है और इन राक्षसों से संघर्ष करने का समय आ गया है। आज संत समाज इसी बात को लेकर बैठा है। यहाँ पर हम लोग ये नीति बना रहे हैं कि इनका मुकाबला अब हम कैसे करेंगे। महाराज जी, जैसा कि अभी रिसेंटली देखा गया है कि करीब 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था। दो लोगों को, पुलिस का कहना है कि 2 लोग जो है करीब 1000 परिवारों को धर्मांतरण करा चुके हैं। उस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उससे पहले जो उन 2 लोगों को पकड़ने से पहले 2 लोग हमारे मंदिर पर आए थे, शिव शक्तिधाम डासना पे। उसमें एक धर्मांतरित हिंदू था, दूसरा जो है मुसलमान था। तो जो हिंदू था उसे 3 साल पहले एक लड़की मिली, उसने उस लड़की से शादी कर ली, मुसलमान लड़की से, और 3 साल में वो इतना कट्टर हो गया कि वो मेरा कत्ल करने के लिए मंदिर में आ गया। उनको हमारे लोगों ने पकड़ा, उसके बाद ये पूरा केस खुला है। अभी ये केस खुलना बहुत बाकी रह गया है। ये 1000 लोगों का जो बताया जा रहा है ना, 1000 लोग तो केवल कहने के लिए, लाखों लोगों का ये लोग धर्मांतरण करवा चुके हैं। कहीं पैसे देते हैं, कहीं लव जिहाद फैलाते हैं, कहीं उल्टी सीधी सीढ़ी बनाते हैं, कहीं लोगों को डराते धमकाते हैं। इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में ये लोग एक काम को कर रहे हैं और इसको खत्म अब सरकार नहीं कर सकती। अब जनता को और संत समाज को खड़ा होना पड़ेगा, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। हम केवल सरकारों के भरोसे पर इस बवाल से नहीं लड़ सकते। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि उनके मंदिर पे आने के बाद, धर्मांतरण करने के बाद वो इस हद तक चले गए कि मंदिर पे आके महाराज जी की हद तक की बात करने लगे। उनके लोगों ने वहां पकड़ा, उसके बाद जो केस खुला। और खबर आगरा से, जहां डॉक्टर को गालियां देते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। सांसद मेनका गांधी का बताया जा रहा है ये ऑडियो। इलाज में लापरवाही और केस बिगड़ने पर भड़की मेनका गांधी। डॉक्टर को फोन पर गालियां और जेल भेजने की धमकी दी। ओवरी एस्ट्रोनॉमी का किया था इलाज। कुत्ते के इलाज के नाम पर मालिक से हजारों वसूलने का आरोप। खर्च हुए 70,000, न देने पर क्लिनिक बंद करवाने की धमकी दी। वायरल ऑडियो में डॉक्टर को जेल भेजने की भी बात सामने आई है। चलिए आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जो तेजी से अब वायरल हो रहा है। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह। हाँ नहीं वो लड़की आई थी अंजलि चौधरी, और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था। उस पर तो स्टिचेस भी खुल गए, सब कुछ फिर हो गया। उसकी कंडीशन है मरने लायक।
मैडम उसके स्टिचेस जो लगे हुए थे बिल्कुल सही लगे हुए थे। फिर एक दिन के लिए ये मैडम अपने घर पे ले गई उसको। हमने उनसे बोला कि आप अपने घर पे ले जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि ये अपने स्टिचेस खोल ना ले। तो वो बोली कि ठीक है, हम अच्छे से केयर कर लेंगे। तो फिर वो ले गई। वो अगले दिन वो मैडम लेके आई अब हमारे पास डॉग, और स्टिचेस उसके खुले हुए थे। बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, नहीं इधर से ले आओ, उधर से ले आओ। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ तुम बोला? एक बदमाश और घटिया, तुम और रत्नेश, तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो? मैम मैंने BBSc एंड AH की हुई बोलो। है। मैम मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन BBSc एंड AH की डिग्री की हुई है मैडम। ये DVS कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे? ये कुत्ता मर जाए तो मैं तुम्हारी अभी लाइसेंस ले लूंगी, समझ गए? उस कुत्ते को लाओ, उसको ठीक करो और अपने पैसों से करो। तुमने ना उसको एंटीबायोटिक्स दिया। मैम दिए गए। मैम मैडम ट्रीटमेंट की सीट भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलवाया हुआ है मैडम। विकास के बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैडम विकास शर्मा। विकास शर्मा पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर। क्या अब तुम ये बताओ, ये कुत्ते को लाओ, अंजलि को फोन करो, कुत्ते को लाओ, उसका ट्रीटमेंट करो। अगर ये कुत्ता मरता है तो तुम्हारी लाइसेंस मैं खुद ले लूंगी, समझ गए ना? समझ गए हो मैडम? ओके। तो ये वो ऑडियो है, लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ की खबर, जहां ट्रांसपोर्ट नगर योजना का लैंड ऑडिट कराने की तैयारी में LDA, ट्रांसपोर्ट नगर योजना में LDA ने विकसित किए थे 1250 भूखंडों के आवंटन में हुआ बड़ा खेल। एक शिकायत पर 6 भूखंडों की चल रही जांच में सच्चाई सामने आई। पहले 80 भूखंडों में हुआ बड़ा खेल, जिसकी चल रही है जांच। कई भूखंड फाइल हैं गायब। कई भूखंडों की वास्तविकता कीमत से कम कीमत का मूल्यांकन किया गया है। ऑडिट से हो जाएगी स्थिति साफ कि आखिर किस तरह का खेल खेला गया है। तो अब ऑडिट ही एकमात्र विकल्प है जिससे स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर कौन सा खेल खेला गया है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना का लैंड ऑडिट कराने की तैयारी में LDA है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में LDA ने विकसित किए थे 1250 भूखंडों के आवंटन में बड़ा खेल हुआ है। तो धर्मांतरण मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। जाकिर की संस्था IRF के संपर्क में था उमर गौतम। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, उमर और जाकिर नाइक का कनेक्शन सामने आया। देश से भागा हुआ है जाकिर नाइक। धर्मांतरण के मामले में ATS की कस्टडी में है उमर गौतम। तो बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के मामले में फिलहाल ATS की कस्टडी में उमर गौतम है, लेकिन धर्मांतरण के मामलों में सूत्रों के हवाले से जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि जाकिर की संस्था IRF के संपर्क में था उमर गौतम। तो उमर गौतम IRF के संपर्क में था। अब इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। धर्मांतरण मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। जाकिर की संस्था IRF के संपर्क में था उमर गौतम। उमर गौतम जिसने कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, जो अभी ATS की कस्टडी में है। लगातार पूछताछ की जा रही है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। तो जाकिर की संस्था IRF के संपर्क में उमर गौतम था। देश से भागा हुआ है जाकिर नायक। धर्मांतरण के मामले में फिलहाल उमर ATS की कस्टडी में है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा चौंकाने वाला खुलासा है कि जाकिर नाइक की संस्था IRF के संपर्क में था उमर गौतम। क्या यहीं से इसने सीखी ये चीज? बड़ा खुलासा सामने आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक की जो संस्था
IRS की उसके संपर्क में उमर गौतम था, वहीं से वो तालीम लेता था, वहीं से वो इस्लाम में लोगों को कैसे कबूल करवाया जाए, इस्लाम में कैसे लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर वो लगातार IRS संस्था के संपर्क में था। डॉक्टर जाकिर नाइक की अगर हम बात करें तो इससे पहले वो लगातार हिंदुस्तान के तमाम शहरों में बड़े बड़े जो कार्यक्रम उसके होते थे उसमें इस्लाम से संबंधित स्पीच देता था, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करने का काम करता था कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और इस्लाम से बढ़कर कुछ नहीं है। लोगों को प्रेरित करता था कि वो इस्लाम धर्म को कबूल करे। जिसके बाद ये केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में एक बड़ा फैसला लिया कि जाकिर नाइक के ऊपर कठोर कदम उठाया जाए ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए, जो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उनको रोका जाए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब जाकिर नाइक के साथ जब उमर गौतम का कनेक्शन निकला है, जो कि जाकिर नाइक हिंदुस्तान से भागा हुआ है, लगातार हिंदुस्तान की तमाम पुलिस उनको तलाश रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जाकिर नाइक क्या अभी भी विदेश में रहकर हिंदुस्तान में ऐसा रैकेट चला रहा है जो लोगों को गुमराह करके, लोगों को बरगला कर, लोगों को आर्थिक सहायता देकर उनको इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जाकिर नाइक से संपर्क में सिर्फ उमर गौतम ही नहीं, न जाने कितने लोग और होंगे जिनके बारे में समय रहते इंफॉर्मेशन निकालना बहुत जरूरी है। नीलेश, देखिए बिल्कुल ये एक बड़ी चुनौती ATS के लिए है और NIA के लिए भी है कि आखिर विदेश में रहकर कैसे उमर गौतम के संपर्क में था। ये उमर गौतम जो जाकिर नाइक है उनके संपर्क में था, उनकी संस्था IRS के संपर्क में था, जबकि संस्था को पहले ही सरकार ने बैन कर रखा है और लगातार सरकार की उसके ऊपर निगरानी है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की कोई घटना सामने आती है जहां पर ये कहा जाता है कि जो उमर गौतम है जो इस समय ATS की कस्टडी में है, रिमांड पर है, ATS लगातार पूछताछ कर रही है, तो ऐसे में अगर उसका संपर्क ऐसी कोई जानकारी सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे आखिर विदेशों में रहकर हिंदुस्तान में सक्रिय है और लोगों को धर्मांतरित करने पर मजबूर कर रहा है, लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचा रहा है। जबकि इस पूरे मामले को देखें तो टेरर फंडिंग और IS से भी संपर्क की बात सामने आ चुकी है। तो लगातार खुलासे हो रहे हैं और धीरे धीरे ATS की टीम पूछताछ क्योंकि कर रही है ATS की कस्टडी में, क्योंकि अभी उमर गौतम है तो और भी चीजें अभी बाहर आनी अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।